जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान हैं, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं रीट परीक्षा और एचटेट के एग्जाम का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से रिलेटेड सारी चीज़ें। इसमें आज हम 20 दिन 20 मैराथन में शायद हमारा दिन आ गया है 6 वाला, जिसमें आज हम थॉर्नडाइक, गुथ्री और जो फ्रॉइड की थ्योरी है उस पर सवाल करने वाले हैं, उस पर समझ बनाने वाले हैं। मेरी आवाज़ वगैरह आप तक आ रही है तो अच्छे से बताइए। और अभी इस क्लास के डिले होने का और आज के क्लास की पोर्टल के डिले होने का एक रीज़न था, और रीज़न वो था कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, और जो आप तैयारी कर रहे हैं वो DTPLSB की तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ पर जो एज का एक क्राइटेरिया है उस पर कई सारे सवाल आ गए हैं। और एज के क्राइटेरिया में जो मैक्सिमम एज PGT के लिए कर दिया गया है वो 30 कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, क्योंकि 30 जो एज है उसके साथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सारा जो क्राइटेरिया फुलफिल करने में ही टाइम लग जाएगा। कि आप करते हैं कि भाई आपने ग्रेजुएशन भी किया हो, आपने मास्टर्स भी किया हो, आपने B.Ed भी किया हो, उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी भी ना निकाली हो, और इस दौरान अचानक से आपकी जो एज आ जाती है तो 30 साल एक दिन आ जाती है, या 35 साल हो जाते हैं, क्योंकि पहले 36 का क्राइटेरिया था। और उसमें तो आज कुछ लोग हैं जो गए हैं, मतलब कुछ लोगों से मिले हैं, और मिलने के बाद जैसा कि नेताओं से भी, बट नेता से मिलने के बाद भी फायदा होगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जागरूकता आपकी, और आप जागरूक होना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता नहीं कि ये जो 30 वाला है कि वैकेंसी कम है, तो आप इस बात पर सोचते हैं कि चले छोड़िएगा, कोई बात नहीं, अगली में देखेंगे TGT PGT। लेकिन TGT में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी एज का क्राइटेरिया यही मिलेगा। तो जो आज देख रहे हैं हाल दूसरों का, वो हाल आपका होने वाला है। और एक बड़ी सारी चीज़ों के साथ मैं अगर आपसे कहूँ यही, तो आपको ये संभलना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस पर कभी कभी क्वेश्चन एक उठाना भी जरूरी है, कि अगर आपने इतने सालों से वैकेंसी नहीं निकाली तो उसमें एज का क्राइटेरिया एटलीस्ट रिलैक्सेशन दे दिया जाए। या आप उस बात के साथ लेके चल सकते हैं कि जिस प्रकार रेलवे ने कोरोना के 3 साल दिए, तो एटलीस्ट आप उस टाइम को ही क्या कर दे इसके साथ वो करें, कुछ ना कुछ उस पर छूट दे दे, रिलैक्सेशन। तो इस पर बात थी, इसलिए से मेरी पोर्टल की और ये थोड़ी सी क्लास क्या हो डिले हुई। बाकी आपकी इच्छा, बाकी आपकी जानकारी, मेरी तरफ से हमेशा इस पे बात रहती थी कि ये गलत है, और मैं हमेशा इस बोलूँगा कि ये क्या है, गलत है, क्योंकि PGT के लिए 30 का एज होना कभी भी किसी भी तरीके से सही बात नहीं है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। हाँ, रीट का बैच आपके पास आ चुका होगा। बाकी ये 24 घंटे लगातार जिसमें आप 1000 रुपये का डिस्काउंट देखते हैं इन कोर्सेज पर, वो आपके पास हैं। अब मैं सीधा आपको जाना होगा अध्ययन मंत्रा की ऐप पर। नए बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जाके रजिस्टर्ड करेंगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड, पेड कोर्स में जाइएगा और जो भी आपका पसंदीदा कोर्स है उसे चुनिएगा, और उसी के नाम से अप्लाई कूपन लगाना ना भूलिएगा। हम्म चलो, अब आपके सामने आते हैं थॉर्नडाइक साहब। देखिए, थॉर्नडाइक का शिक्षा क्षेत्र में जो मनोविज्ञान में उनका जो क्षेत्र है उसकी तो कोई आप अगर देखेंगे तो सीमा ही नहीं है। उस क्षेत्र को आप ये कह सकते हैं कि मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बात की है, चाहे वो पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हो, चाहे वो स्कूल के बारे में बात करते हो, चाहे लर्निंग के बारे में बात करते हो, तो हर जगह वो इस बारे पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इसलिए थॉर्नडाइक जो है अगर आप देखते हैं तो बहुकारक बुद्धि सिद्धांत भी देते हैं, लर्निंग के जो नियम है लॉ ऑफ लर्निंग देते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इनके द्वारा है, अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये बता देते हैं, और चिंतन तथा कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी क्या करते हैं ये। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अगर कोई पूछेगा कि फादर कौन है, तो याद रखिए आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी थॉर्नडाइक साहब को क्या है, जाना जाता है। थॉर्नडाइक साहब ने सबसे पहले पशुओं पर अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इसलिए इनकी किताब है जिसका नाम है एनिमल, जिसका नाम क्या है, एनिमल, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ANIMAL। एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से इनकी किताब भी है जो बड़ी फेमस होती है। और यहाँ पर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कहानी को आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। बात समझ में आई? तो अगर तुमसे कोई पूछेगा ये वाली बात कि बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर जो है वो किसने दिया है, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया है, ट्रायल एंड एरर किसने दिया है, एनिमल इंटेलिजेंस किताब किसकी है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर बात किसने की है, और चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करना भी इन्हीं को दिया जाता है। इनके जन्म के रूप में अगर देखेंगे तो 1849 में पैदा होते हैं, 1949 में मृत्यु हो जाती है। लगभग लगभग एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग 100 साल के जीता है, मतलब 31 में पैदा होता है, 9 अगस्त को मर जाता है, तो 99 साल कुछ टाइम तक इनके लिए जीते हैं। ठीक है,
अब इनको इंग्लिश में बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये मेरे बच्चे क्या है, मैंने ऐसे ही बता दिया था आपके सामने, मल्टी फैक्टर यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा फ्लो ऑफ लर्निंग आप इसको बोलेंगे तो ये रहा। ट्रायल एंड एरर जो है इसको बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप इसको बोलते हैं। थिंकिंग एंड परसेप्शन के बेस पर पर्सनैलिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो बोला जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। नया सवाल। उससे अभिषेक से बात हुई नहीं? क्या बोल रहा था? एक्टिव है? मेरे वो तो मेरे से बात हुई थी, उसने कह रहा एक्टिव नहीं हुआ। चलो डन भाई। अब यहाँ तक अगर आपने सारी जानकारी ले ली है तो इस जानकारी के बाद आपके सामने देखते हैं अपना क्या है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। देखिए ये त्रुटि और प्रयास जो सिद्धांत है ये वो सिद्धांत है जिसमें हमारा बच्चा क्या है, काम को स्लो स्लो करता है बट वो सीख लेता है जी। तो आपने इसमें देखा कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो अधिगम है, जो स्टिमुलस है और वो अनुक्रिया का क्या है, सिद्धांत है। इसीलिए इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एसआर थ्योरी के जो फादर हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा एसआर थ्योरी के जो फादर हैं उनका जो नाम है वो हमारा क्या है, थॉर्नडाइक है। उद्दीपन बाहरी पर्यावरण का एक परिवर्तन है जो किसी जीव को अनुक्रिया करने और कार्य करने के लिए सक्रिय करता है। मतलब जो स्टिमुलस है उसे देखकर आप उस पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। आप ये सोचेंगे कि इस थ्योरी के साथ मैंने आज एडविन गुथरी का क्यों नाम लिया, तो क्योंकि प्यार जो आपकी उसकी थॉर्नडाइक की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी का क्रिटिसिज्म जो करने का जो श्रेय दिया जाता है वो याद रखिएगा वो किसको दिया जाता है, एडविन गुथरी। गुथरी साहब ने ये बोला कि भाई जो ये बोलता है ट्रायल एंड एरर है, तो ट्रायल एंड एरर से नहीं होती चीजें, क्या होती हैं, एक बार इंस्टेंट दिमाग में आते, इंस्टेंट दिमाग में आए तो ठीक है, नहीं तो इंस्टेंट दिमाग में नहीं आई तो नहीं ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अनुक्रिया वह व्यवहार है जो उद्दीपन द्वारा उठाया जाता है। मतलब ये कि ये रहा आपका क्या है, स्टिमुलस, ये पानी है, इस पानी पर जो प्रतिक्रिया है वो रिस्पॉन्स है। तो पानी अगर आया है तो इसका मतलब पानी जो है वो प्यास बुझाएगा, और दिल की प्यास नहीं गले की प्यास बुझाएगा, क्योंकि दिल की प्यास तो इंसान कभी बुझा ही नहीं पा रहा, क्योंकि दिल की प्यास और दिमाग की प्यास के चक्कर में तो उस जीवन में क्या है, कांड किए जा रहा है। तो इसका मतलब पानी जो था स्टिमुलस था, और जो प्यास थी उस पर क्या हुआ, मेरा उसकी तरफ हाथ बढ़ना और रिस्पॉन्स था, और इन दोनों को मिलने से जो प्रतिक्रिया हुई वो हो सकता है। इस चीज के बारे में कई बार कुछ नई चीजें बता दी जाती हैं। जैसे मैं इस थ्योरी को जब कहानी के रूप में बताता हूं तो कहानी के रूप में बताने का सिर्फ ये रीजन होता है कि आप इसे प्यार से, अच्छे से और उस तरीके से समझे जिसमें आपने किसी को कोई बात बताई है। ठीक है। तो इसका मतलब थॉर्नडाइक कहते हैं कि कोई भी लर्निंग जो होगा स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच क्या क्या संबंध बनाता है, और जो उद्दीपन होता है वो बाहरी पर्यावरण का एक परिवर्तन है जो किसी जीव को अनुक्रिया करने और कार्य करने के लिए सक्रिय करने का, के एक्टिव करने का संकेत देता है। तो जितने लोगों ने जानकारी चुन लिया है, बता दिया है, वो सही है। जो नहीं चुन पाए उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। डन भाई, यहां तक किसी को? तो कोई पूछेगा एसआर थ्योरी किसने दी है, तो याद रखना उसके जो पिता है वो थॉर्नडाइक जाने। ट्रायल एंड एरर का मतलब है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आगे की लाइन तुम्हें आती है तो लिख देना मेरे भाई और भाईजान, है ना, भाई और बहनजान, तो इसको लिख देना। अब उसके बाद आएंगे कि ट्रायल एंड एरर जो होगा, कि जो अन्य नाम है, देखो तुमने जीवन में आज तक इतने नाम नहीं सुने होंगे। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम लिखा होगा छोटू, बाद में तुम्हें कोई कहता होगा मोटू, उसके बाद तुम्हारा नाम लिख दिया होगा क्या है, मंजू, मंजू के नाम के आगे लिख दिया होगा मन्नू। तो इतने नाम, लेकिन थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, अब देखो इसको कितने नाम दिए जाते हैं। पहला नाम जिसको क्या बोला गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसे मैंने एसआर थ्योरी। दूसरा उत्तेजना का प्रतीक है, इसका मतलब जो उत्तेजना है वो क्या, रिस्पॉन्स वाला जो स्टिमुलस प्रतिक्रिया। उसके बाद क्या, एस आर थ्योरी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत इसको बोला जाता है। संबंधवाद, कनेक्टिविज्म का सिद्धांत है। संयोजनवादी सिद्धांत है। अधिगम का बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहलाता है। आवर्ती और चयन का सिद्धांत कहलाता है। सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत कहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सिद्धांत कितनी बार क्या क्या कहलाता है। और आशा करता हूं आपको मेरी बात अच्छी भी लगी होगी कि इस सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं। तो जब जब रीट आएगा तो ये हैं रीट के राजकुमार जिनका नाम है थॉर्नडाइक। इनसे आएगा सवाल पक्का पक्का, ये बात मेरी बात समझ लो मेरे बहन भाई। वाह वाह, आजकल मैं राइम कुछ ज्यादा ही करने लगा। बात समझ में आई?
चलो आ गया भाई समझ में। इनके नाम बेटा इंग्लिश में मैंने बता दिया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। उत्तेजना क्या है, इसका मतलब स्टिमुलस का रिस्पॉन्स थ्योरी, यही समझ लेना। उत्तेजना होता है एग्रेसिव जिसे आप बोलते हैं। और प्रयत्न और भूल का ट्रायल एंड एरर होगा। एसआर को एसआर ही बोला जाता है। संबंधवाद को कनेक्टिविज्म बोला जाएगा। संयोजन को भी कनेक्टिविज्म के नाम से। और उसके बंद जो है वो बॉन्ड थ्योरी है। आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी और सिलेक्शन का होगा। और सफल क्या होगा, जो आपके क्या होगा, सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज का होगा। तो जितने लोग हैं मैंने बोल दिया, फिर दोबारा मैं बोल देता हूं अगर आपको ये लग रहा है इस तरीके से। जी डन मेरे बच्चे। तो अगर आप लोगों ने कहा है तो हम इसे जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दे रहे हैं, एसआर थ्योरी दे रहे हैं। ऊपर लिखा है ट्रायल एंड एरर। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें लिखी हैं, मैं लिख के आप लोगों का टाइम खराब नहीं करना चाहता। यहां तक अगर आपने जान लिया है तो चलेगा, आगे बढ़ेंगे नए नंबर के साथ। नया नंबर क्या है, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया वो बिल्ली पर, देखो स्क्रीनशॉट। हम्म। तो अब आपके सामने आ जाता है, देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली रानी बड़ी सयानी, पकड़ा उनको और कहा कि चल तेरे पे बनाते हैं कहानी। और इन्होंने जब कहानी बनाई तो इस पे कहा कि बिल्ली को, एक भूखी बिल्ली को क्या है, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा गया। पिंजरे का दरवाजा एक खटके के दबने के साथ खुलता था। मांस का टुकड़ा पिंजरे से क्या है, बाहर रखा गया। तो जो उद्दीपन है इसका मतलब वो क्या है, मांस का टुकड़ा है। बिल्ली द्वारा मांस प्राप्त करने का जो प्रयास है वो अनुक्रिया है। नोट, पहले उद्दीपन आता है, उसके पश्चात प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे सामने स्टिमुलस है। स्टिमुलस होता है, ये देखो मेरा हाथ है कि नहीं है। मानो तुम्हारा, ओहो, आवाज आ तो रही है, आ रही है ना। तो मान लो ये मेरा क्या है, हाथ है। ये तुम्हारा क्या है, गाल है। और जैसे मेरे हाथ और तुम्हारे गाल का संपर्क हो रहा होगा वैसे ऐसे खींच कर, तो इसका मतलब जो चांटा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस। और उसके बाद तुम जो रोओगे वो क्या होगा, रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब चांटे का और जो रोना, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिएगा तुम्हें दूर से कहीं से देखा, क्या है, सामने से जो आ रहा था। तो सामने से तुम्हारे सामने चल के आ रहा था रसगुल्ला। तुमने रसगुल्ले को देखा तो रसगुल्ला था स्टिमुलस। तुम ना रोक पाए अपने आप को, और इस रसगुल्ले को क्या कर गए, चट कर गए। तो ये क्या था, तुमने क्या दिया है, रिस्पॉन्स। बस यही होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। गाइस समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तुमने देखा होगा मैंने इन क्लास में ना मजेदार तरीके से तुम्हें, है ना, बहुत शानदार तरीके से मैंने तुम्हारे जीवन को आसान कर दिया। राहुल को बोलना इसमें बाइलिंगुअल मिस कर दिया उसने। हम्म। चलिए, आंसू आ गया ना तुम लोग, बस। तो इतनी जानकारी जानने के बाद, अगर आप इतना जान चुके हैं तो उसके बाद देखो इसी चीज को क्या करते हैं। जब इतनी चीज जान लेते हैं, थॉर्नडाइक जो सीखने के कितने नियम बताता है, तीन। क्या बताता है थॉर्नडाइक जो है वो सीखने के कितने नियम बताता है, तीन। किसी के चक्कर में मैंने यार देता, शिवानी तेरे पे भरोसा कर लिया मेरे यार, है ना, तूने देखे बता, है शिवानी, तूने कर दी ना आज मेरे साथ गड़बड़। मैं सोच तो रहा था कहीं पढ़ा, मेरे को लगा तो रोज सही जवाब देती, आज भी मैंने तेरी, है, तेरे चक्कर में मैंने गलत पढ़ लिया मेरे बच्चे। एक बार भरोसा करके गलती हो गई यार। मेरे दिमाग में तो था 1949, लेकिन मेरे को लगा ये था 1874, उसने मेरे मुंह से 1849 लिखवा दिया। चलो आ जाओ भाई, जितने लोग फालतू के मैसेज कर रहे हैं, सर केवीएस बैच से डीएसएसबी पीआरटी की प्रिपरेशन हो जाएगी, मेरे बात एक बात बता बेटा, है, भाई के रहने से बहन की कमी पूरी हो सकती है क्या? भाई अलग है, बहन अलग है, मम्मी अलग है, पापा अलग है, मौसी अलग है, और क्या है, ताई अलग है, तो सब चीजें अलग अलग होगी। चलो, यहां पर अगर आपके सामने इस बात को देखेंगे तो पहले समझो इस बात को क्या बोला जाएगा। ये थॉर्नडाइक के जब सीखने के नियम है, रीट का बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। और रीट के हम तरीका ही से कराता हूं, देखो रीट को याद करने में भी रीट यही काम आएगा, रीट, REET। तो ये देखो, टी से क्या है, थॉर्नडाइक आएगा, टी से क्या आएगा, थॉर्नडाइक। आर से मेरे बच्चे एक वर्ड आएगा, रेडिनेस, READINESS, है ना। उसके बाद यहां पर जो ई होगा उसका मतलब क्या आएगा, एक्सरसाइज, क्या आ जाएगा, एक्सरसाइज। और जो ये वाला ई आएगा इसका मतलब क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब एक बात दिमाग में रख के चलना इस बात के साथ, कि हमारा जो लो ऑफ लर्निंग है उसका जो तरीका है
उसका जो याद करने का ट्रिक है वो भी क्या है, रीट ही है। ठीक है, अब अगर आपने इतनी बात जान ली तो पहला नियम है तत्परता का नियम। देखो तत्परता का नियम है लो ऑफ रेडीनेस। जैसे अच्छा, तुम में से कितने लोगों को मेरी इस क्लास का इंतजार रहता है? कितने लोगों को ये इंतजार रहता है कि हाँ रोहित सर शाम को आएंगे और हम इस क्लास को पढ़ेंगे? बताना, कितने लोगों को इंतजार रहता है मेरी इस क्लास का? हाँ बेटा, केवीसी स्पेशल का टीजीटी के लिए भी है। बताओ, कितने लोगों को इंतजार रहता है? चलो, तो जितने लोगों को तैयार रहता है, इंतजार रहता है, वो लाइक भी कर दिया करो मेरे यार। इतना तो हाथ तो ऐसे उठा रहे हो, लाइक कर रहे हो 300 है, शर्म ना कर रहे हो तुम? तो देखो इसका मतलब बेटा, अगर तुम पढ़ने के लिए तैयार हो तभी मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं, वरना कुछ लोग तो बस मैसेज मैसेज ही खेल रहे हैं। चल रही क्लास है, पूछ रहे बैच के बारे में, तो बताओ क्या होगा? तो इसका मतलब आपका जो तैयार रहना है वो क्या कहलाएगा, रेडीनेस कहलाएगा। तो इसलिए बेटा उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अधिगम तभी संभव होगा जब अधिगम करता है, इसके लिए क्या होगा, मतलब मेरे पढ़ाने में और तुम्हारे पढ़ने में तभी एक आउटपुट आएगा जब तुम पढ़ने के लिए क्या होगे, तैयार। तो शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचि व अभिक्षमता को मापन करना चाहिए ताकि उनकी तत्परता का उन्हें सही सही जानकारी है, सही सही ज्ञान क्या है, मिल पाए। बताइएगा जरा इस सवाल का जवाब। तो आपने अगर इस चीज के बारे में बात कर ली तो यहां पर आपके सामने बात होने के बाद दूसरा क्या आता है, अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है लो ऑफ एक्सरसाइज। जैसे तुम इस क्लास में आए और जब तुम तैयार थे तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो जो तुम्हारा ये मेहनत करना है ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सरसाइज। तो इसका मतलब अगर आप किसी काम को बार बार करते रहोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। तो इसका मतलब जब अगर आप तैयारी करते रहोगे तो एक्सरसाइज करते रहोगे तो उस काम में आपका परफेक्शन क्या है, बढ़ जाएगा। अब तीसरी तरफ कहना चाहता है कि थोंडाइक के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक बार विषय का पाठ पढ़ने को दोहराने दे, इससे उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं। मतलब जो बच्चा है वो बार बार अगर सवाल पूछ रहा है या उस चीज को रिवाइज कर रहा है तो टीचर को उसको बार बार रिवाइज कराना चाहिए। डन? बात समझ में आई, आया ना? चलो, तो अगर आपने इस बात को समझ लिया तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप तैयार थे और आप इस क्लास में आए तो जो आप इस क्लास में कर रहे हैं वो हमारे सामने क्या हो गया, एक्सरसाइज। जब इस बात को आपने जान लिया तो इसके बाद जैसे तुमने इस क्लास में एक्सरसाइज करी तो उसके बाद जो लास्ट में अभी मैं एमसीक्यू कराने वाला हूं, तो एमसीक्यू के जैसे ही तुम आंसर देना शुरू कर दोगे तो आंसर देते ही आपका आंसर होगा सही तो उसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। आंसर अगर हो गया गलत तो इसका प्रभाव इस बात के साथ कि तुम्हारे सीखने में कहीं क्या है, कमी है, फिर तुम उसे दोबारा तैयार करना शुरू करोगे। तो मेरे बच्चे याद रखना, पहला है आपका तैयार होना, दूसरा है आपका अभ्यास करते रहना, और तीसरा अभ्यास करने के बाद उसके रिजल्ट की तरफ जाना। और जो देखो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव होगा तो अगली चीज की तैयारी करना शुरू करोगे, नेगेटिव होगा तो उस चीज की कमियों को सुधार के फिर उसे ठीक करना शुरू करोगे। डन? चलो, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नई जानकारी देखते हैं। वो नई जानकारी आपके सामने क्या होगी। थोंडाइक साहब अपने क्या करते हैं, पहले और याद रखना। जब थोंडाइक जो देते हैं तो लो ऑफ लर्निंग में मेरे बच्चे एक याद रखना कि अगर कोई पूछेगा कि लो ऑफ जो लर्निंग है वो कितने हैं, तो याद रखना लो ऑफ लर्निंग के बारे में वो दो बातें देते हैं। और जो दो बातें हैं, पहली उनके साथ होती है प्राइमरी, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्राथमिक। क्या होता है, प्राइमरी, जिसे आप बोलते हैं प्राथमिक नियम। और जो प्राथमिक नियम है वो मेरे बच्चे याद रखना कितने हैं, तीन। और दूसरे बोलते हैं वो सेकेंडरी। सेकेंडरी जिसे बोला जाता है द्वितीयक, है ना, क्या बोला जाता है, द्वितीयक। और जो द्वितीयक होते हैं वो याद रखना कितने होते हैं, पांच। तो कुल मिलाकर उन्होंने 8 नियमों की जानकारी दी है। तीन जो हैं वो क्या है, प्राइमरी हैं, और जो 5 हैं उनके क्या है, सेकेंडरी, जिसे आप गौण नियम के नाम से भी जानते हैं। गौण नियम होते हैं कि मतलब आपने क्या किया, जब आप रेडी थे और एक्सरसाइज कर रहे थे तो कोई काम आपसे एक बार हो नहीं रहा था,
तो जो आप काम एक बार नहीं हो रहा था तो आपने उसमें मल्टीपल जो रिस्पॉन्स दिया, इसी वर्ड को बोला जाता है अगेन एंड अगेन। क्या होगा? अगेन एंड अगेन। तो किसी काम को बार बार करना या बार बार दोहराना आपके इसके साथ आ जाता है। तो द्वितीयक जो नियम होते हैं उसे आप इस तरीके से समझिएगा कि जब आप किसी कार्य को रिपीट करते हैं बार 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 बार, वो आपके सामने यहां पर आता है। इस नियम के अनुसार जब हम कोई चीज सीखने का प्रयास करते हैं तो हम बहुत सारी अनुक्रियाएं बार बार करते रहते हैं। सफलता ना मिलने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को नहीं दोहराता, ताकि बल्कि क्या है, नई नई अनुक्रियाएं करता रहता है। समझ में आ गया मेरे बच्चे? हाँ या ना? बेटा एच टेट के लिए थंबनेल पे लिखा था मेरे बाबू, है ना? लिखा तो है, तुम लोग भूल जाते हो क्या? दूसरा जो नियम आता है वो क्या कहता है? पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने घर पे मम्मी पापा ने कभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो, तो तुमने उस खाने की चीज को ऐसा है कि एकदम से खा लिया, या कभी ऐसा किया कि आज थोड़ी सी खाई, थोड़ी दिन बाद, थोड़ी दिन बाद, जैसे आपने कभी ऐसा कुछ किया? मतलब आपको जैसे सर्दियों में जैसे हमारे साथ होता था कि भाई पापा मूंगफली वगैरह कुछ लाते थे तो हम एक दिन नहीं खाते थे। मतलब मूंगफली थोड़ी सी खा ली, थोड़ी सी बचा के रख ली, थोड़ी सी छिपा के रख ली। तो जब आप उसे छिपा के रख लेते तो उसी को बोला जाता है पार्शियल एक्टिविटी। मतलब कोई ऐसा काम जो आपसे एक साथ नहीं होता तो आप उसे क्या करते हो? टुकड़ों में करते हो। तो इसका मतलब मेरे बच्चे याद रखना, ये जो काम होता है, पहला अगेन एंड अगेन था, ये क्या था? पार्ट में। इसका मतलब जब आप कोई काम क्या करते हो? टुकड़ों में करते हो। इस नियम के अनुसार सीखते समय व्यक्ति उन तत्वों के प्रति चयनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण है और सहायक होते हैं। इन तत्वों की उपेक्षा करता है जो सीखने के लिए अप्रासंगिक होंगे। तो इसका मतलब जो आंशिक छोटी छोटी क्रियाएं करता है और जो नहीं आता उसे क्या करेगा? छोड़ता चला जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ दिन तक, तो ये क्या है? पार्शियल कहलाता है आपके सामने। डन। नेक्स्ट, सहचार्य का है, लो ऑफ एसोसिएशन। अच्छा तुम एक बात बताओ, मान लो अगर तुमने क्या हुआ कि कोई काम कर रहे थे और उस काम को करते टाइम मान लो तुमने किसी के बैग से पैसे चुराने थे, किसी के बैग से पेंसिल चुरानी थी, और तुमने कोई बढ़िया सा प्लान बनाया पेंसिल चुराने का, और जब पेंसिल चुराने का तुम प्लान बना रहे थे तुम उसमें पकड़े गए। तो एक बात बताओ, अगर तुम उस प्लान में पकड़े गए तो अगली बार उसे कॉपी करोगे या अगली बार उसे प्रियंका को, प्रियंका को इनको ब्लॉक मार दीजिएगा? मेरे बच्चे प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप चाहे हमसे कितना भी बैच ले, मैं आप लोगों से सबसे बोलता हूं, जो बच्चा सिंसेरिटी या जिस बच्चे को कॉमन सेंस नहीं है उसे मैं पढ़ा ही नहीं सकता। जैसे अभी प्रियंका जो है, सर रेलवे का और केवीएस का और डीएसएसबी का बैच अलग अलग लेना पड़ेगा, एक बैच से तैयारी हो जाएगी। मेरे बच्चे देख, जो तेरी प्रेफरेंस है सबसे पहले उसे ले, और जो अभी आ रहा है फिर उसके बारे में सोचो। अब तीनों बैच में अगर रेलवे में जाएगी तो मेरे बच्चे तुझे हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेंगी, केवीएस में जाएगी तो तुझे जो देखने को मिलेगा वो पेडागोजी का नेक्स्ट लेवल लेके जाए, डीएसएसबी में जाओगे तो टीएम का अलग लेवल। तो जो तुम कॉपी पेस्ट करते हो ना, ये बहुत गलत चीज है ना? थोड़ा समझो जरा। तो अगर मैंने आपसे कहा इस चीज के बारे में, तो अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो इसका मतलब वो काम को दोबारा रिपीट नहीं करेगा, तो उसको एसोसिएट हो गया कि ये वाला काम नहीं करना। तो सेम तरीके से जब आप किसी चीज के, जैसे जानवरों को ट्रेनिंग किसी सिद्धांत पर आधार दी जाती है, और यही वो वाला जिसका पेवलो भी कहता था कि बार बार कंडीशनिंग देना जो होता है। तो अगर आप देखेंगे एसोसिएशन का मतलब ये, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, यहाँ इस पे, यहाँ पे, तो अगर कोई पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा? 6 आएगा। तो ये जो 6 आएगा इसका मतलब ये एसोसिएट है, जुड़ाव है, लिंक होगा। डन। समझ में आ गई बात? अब इतनी जानकारी अगर आप देख लेते हैं, उसके बाद आता है मनोवृत्ति का, लो ऑफ मेंटल सेट। जैसे इस क्लास में कितने लोगों को लगता है उन्हें मैथ नहीं आता? कितने लोगों को लगता है उन्हें मैथ नहीं आता? बताओ जरा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथ नहीं आता? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ जी। कितने लोग हैं जिन्हें मैथ्स नहीं आता? उत- कल उसकी एच टेट की क्लास लग गई क्या बच्चों के? रीट? वो उसकी रेलवे की, रेलवे वाले हैं। हाँ, प्रोफेशनल एबिलिटी का। ठीक है। हम्म।
अब आपसे क्या सवाल था? मुझे बिल्कुल नहीं आता है सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, तुम लोगों में से जितने लोगों ने कहा कि उसे मैथ नहीं आता है, मेरे बच्चे जिसे मैथ नहीं आता वो ये मेंटल सेट करके बैठ चुका है इस बात के साथ कि उसे मैथ नहीं आता। तो कई बार जो लर्निंग का नियम है, जो सेकेंडरी नियम है, वो इसी पर काम करके चलता है कि अगर आप किसी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो अगर तुमने इस बात को मान लिया कि हमें मैथ नहीं आता, तो तुम इस बारे में मेंटल सेट कर चुके। अरे पगलो, अगर तुम्हारे पड़ोसी को और दोस्त को मैथ आ सकता है तो तुम्हें भी आ सकता है, लेकिन अगर तुमने लर्निंग में मान लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका मेंटल सेट कहलाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो जब भी मेंटल सेट वाली बात होगी तो ये कहता है कि आपका ये मान लेना कि ये काम आपसे नहीं होगा। डन? बात समझ में आई, हाँ या ना? अब उसके बाद जो इसमें अंतिम आता है वो आता है मेरे बच्चे आत्मीकरण का, या लोभ क्या होगा? एसिमिलेशन, या लोभ क्या होगा? एनालॉगी। तो सेम तरीके से मेरे बच्चे यही वाली बात के साथ चलता है कि जब दो सिमिलर चीजें मिल जाती हैं तो आप उसके, जैसे किसी बच्चों को ये लगेगा कि केवीएस और डीएसएस भी सेम है, तो इसका मतलब अगर ये बात को मान के चलेगा तो फिर उसे लग भी जाएगा कि बैच भी क्या होगा? आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि दो चीज अगर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं तो वो जैसे मान लीजिएगा आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल के स्टीयरिंग संभालना और उसके बाद आपने गाड़ी का स्टीयरिंग संभालना और उसके बाद हेलीकॉप्टर का, तो वो ध्यान रखना वो अलग चीज होती है। बस वहां तक ना तुम्हें जाना ना मैं भेजना चाहता, तुम साइकिल पे चलाना गाड़ी पे चलाना, बस इतना ही रहना। ठीक है? अब यहां तक की जानकारी पूरा होने के बाद चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं। तैयार हैं आप? डन भाई? करे सवाल? जैसे जब मेरे भी लो में मेरे भी एक नियम सुनते चलो, तो एसिमिलेशन का एक नियम मैं भी बता देता हूं। अभी तक इस क्लास में जितने भी बच्चे थे थ्योरी के दौरान, अब देखना नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ जाएंगे। अब वो मेरी बात सुन के भाग जाए अलग बात है, लेकिन ऐसा होना है, संभव सा है। लेकिन इतना तय है कि जैसे ये सवाल आपके सामने आएगा अभी, तो सवालों के आते ही बच्चा थ्योरी पढ़ने नहीं आता यूट्यूब पर, उसको लगता है कि उसको क्या पढ़ना है, उसको सवाल सवाल और सब सवाल पढ़ने। बाबू भैया देखो जरा, नंबर ऑफ स्पीड आएगी कि एक लाइन है ना ये जो आपके सामने आ गई, तो इसीलिए बाबू भैया आगे बढ़ेंगे, नया सवाल देखेंगे हम, और जो नया सवाल है वो क्या कहना चाहता है, लेट्स टेक इट। ठीक है? डन भाई? आ जाओ। डन जी? अब देखो, हमारे बीच में एक देवी हैं जिनका नाम श्रेया महाजन है। उन्होंने बोल दिया सीटेट का रिजल्ट आउट, और तुम में से आधे से ज्यादा लग गए आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। बस यही वो पार्ट है जिसको तुम सबसे ज्यादा, अरे आ जाएगा, देख लेना, आ जाओ। चले, चलो नेक्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहला सवाल जो है, मनोवैज्ञानिक थोंडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा था, बताना जरा। पहले सवाल, इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिएगा, बताएं। सवाल 1 का जवाब देंगे क्या होगा? बताओ जरा। हम्म। पहले सवाल का जो जवाब दे रहे हैं आपने क्या दिया है? बहुत बढ़िया। तो आपने इस सवाल का जो जवाब दिया है वो ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं? ए। तो क्योंकि हमने बता दिया था कि जो चिंतन और कल्पना की शक्ति के आधार पर वर्गीकरण जो पर्सनैलिटी का दिया था, ऑन द बेस्ड ऑफ क्या है, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, वो हमेशा क्या है, थोंडाइक। तो पहले सवाल का जवाब ए इसलिए सही हुआ होगा। अच्छा एक बात बताओ, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी उस वजह से सही हुआ है कि जिन्होंने तुक्का लगाया वो इस वजह से सही हुआ है? बताना मेरे बच्चे। हम्म। डन? चलो, नंबर 2, थोंडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का जो आधार है वो क्या होगा? नंबर आपके सामने 2 है, फटाफट बताइए।
क्या होगा जी? बहुत बढ़िया, थ्योरी की वजह से ना, तो इसलिए कहता हूँ थ्योरी पढ़ा करो, उससे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है। सवाल नंबर 2 का अगर आपने जवाब दिया तो इसके पीछे का भी राज होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम जानते हैं एस और आर दोनों को मिलाने वाला जो इंसान है ये, ऑपरेंड के बारे में जो बात करने वाला है वो इंसान है स्किनर, इनसाइट के बारे में बात करने वाला जो है वो है कोहलर, और फॉर्मेशन की कोई मतलब नहीं है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जिन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है? सही। नेक्स्ट आता है आपके सामने नया सवाल। थोंडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का जो तत्व डैश नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ? चलो, नंबर 3, थोंडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का डैश तत्व नहीं है, नंबर 3 में कौन सा नहीं है? एक कहता है त्रुटि, एक कहता है पुनर्बलन, एक कहता है अभ्यास, और एक कहता है श्रृंखला सीरियलाइजेशन। बताइएगा किसके बारे में उन्होंने बात नहीं की है? 3 का जवाब ऑप्शन नंबर बी और डी में आ रहा है। जितने भी लोगों ने हमारे बीच में बी और डी का जवाब दिया है वो सारे बच्चे फिलहाल इस सवाल क्लास में सही होंगे। ट्रायल एंड एरर के बारे में बात करते हैं, रिवॉर्ड के बारे में, रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन परफेक्ट वुमेन ऑल्सो करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई सीरीज के बारे में बात नहीं की है। तो इसलिए सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो जितने लोगों ने डी चुना है वो सही है, बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है। नेक्स्ट, प्रयत्न और त्रुटि द्वारा अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? ये सवाल आ रहा है, बताएं जी। नंबर आपने अगर 4 का जवाब दिया है तो 4 का जवाब देखो। हम ये जानते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्या है? मोटिवेशन, बैरियर है, या फिर रैंडम रिस्पॉन्स है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो मेरे बच्चे, आप प्रयासन त्रुटि तब करते हैं जब उसे आप करना चाहते हैं, अभी प्रेरणा, सही बात है। जब आप कोई बाधा आती है तो आप काम को अगेन एंड अगेन करते हैं, सही बात है। जब आप चाहते हैं कि उस पर कोई रिजल्ट मिले, रैंडम वो मिल जाए अचानक, ट्रायल एंड एरर, तब भी सही बात है। तो इसका मतलब अगर हम बोलेंगे तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? दिए गए सारे ही ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर हमारे सामने रखा है 4 का डी, वो सॉरी 4 का, हाँ डी, तो वो सही है। नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। नंबर 5, तो थोंडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? तो थोंडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था, हंगर ऑफ जो कैट थी, उन्होंने जो काम किया वो क्या? मोटिवेशन का, गोल का, सक्सेस का, या स्टिमुलस का? तो जो बेटा चांटे, और उसका एग्जाम्पल भी दिया था, बताओ जरा, बताओ जरा क्या दिया? तो नंबर अगर आपने कहा है सवाल नंबर 5, 5 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, और फिर तुम्हारे लिए 2 लाइन। आपने तो गुस्से में आंसर किया, ओहो, एल। प्रियंका मेरे बच्चे, मेरा तरीका यही है। फिर वही वाली बात है कि एक बड़ी प्यारी सी लाइन थी, है ना, वो सुनाता हूं तुम्हें, आज जरा इस सवाल का जवाब दो। तो जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया है, 5 का डी जवाब देना बिल्कुल क्या है? सही है। तो जितने लोगों ने 5 का डी जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है? सही है, परफेक्ट है। तो कुछ इस तरह था कि थोड़ी हिम्मत रख अपनी बात रख, थोड़ी हिम्मत रख अपनी बात रख, कोई ना सुने तो ऊंची अपनी आवाज रख। ये खुदगर्जी की दुनिया है, सबको अपनी पड़ी है। ये खुदगर्जी की दुनिया है, सबको अपनी पड़ी है। तेरा कोई नहीं रखेगा ख्याल, तू खुद अपना ख्याल रख। तो मेरे बच्चे, तुम ना अपनी तैयारी अपने आप से करो और चीज़ों के साथ ना आगे बढ़ो। तो क्योंकि आप ये सोचते हो कि यूट्यूब में या कोई होगा, पहले आपको अपने लिए अपने लड़ना ही तैयार रखना पड़ेगा। और मैं किसी को कि ना तो लड़वा सकता और ना मैं लड़वाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट के रूप में मेरी जब भी इच्छा है, वो मेरी जब भी जरूरत है, तो मैं आपके सामने रहने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब आपके सामने यहाँ पर आता है, आपके सामने जी। तो नंबर 5 आप दे चुके हो जवाब। सवाल नंबर आता है आपके सामने 6। द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग इज, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो क्या होगा? बताइएगा।
चलिए, सवाल आपके सामने है, नया है, और जो नया सवाल आपके सामने है कि अधिगम का जो मुख्य नियम है वो क्या है, तो प्रमुख नियम प्राइमरी लॉ पूछ रहा है, बताइएगा प्राइमरी जो लॉ है वो क्या होगा, बताइएगा। डन। तो आपने अगर इस सवाल में जवाब दिया नंबर 6 में, तो देखो सवाल नंबर 6 में लो ऑफ एटीट्यूड जो है, लो ऑफ पार्शियल एक्शन है, लो ऑफ क्या है, रेडीनेस। हम जानते हैं बेटा लो ऑफ रेडीनेस जो तत्परता का नियम है ये प्राइमरी है, बाकी सारे जो दिए गए हैं वो क्या है, सेकेंडरी है। नंबर आता है आपके सामने 7। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है? ओहो, देखो लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज कौन सा कहलाता है? माफी चाहूंगा मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर कोई बात नहीं, एक बार तुम्हारा ट्रायल ले लेता हूं, नहीं पता होगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई यहाँ पूछ रहा है इस सवाल का जवाब कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है, तो बताइए क्या होगा। देखो, अगर मेरे बच्चे आपके सामने जैसे लो यूज एंड डिसयूज कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में अपने को याद रखना है सेकंड नियम। तो जो सेकंड लो है प्राइमरी का, जो सेकंड लो है, देखो लो ऑफ एटीट्यूड प्राइमरी नहीं है, लो ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज जो होगा, दोनों बातें क्या है, सेम है। क्या कहलाएगा, लो ऑफ। तो इसका मतलब जो लो ऑफ प्रैक्टिस होता है उसी के 2 होते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यूज में करते रहेंगे तो चीज कामयाब हो जाएगी, और अगर आप उसका काम छोड़ देंगे तो डिसयूज क्या है, आप भूल जाएंगे। तो याद रखना, जो अभ्यास का नियम होता है उसी नियम के 2 हिस्से और होते हैं, जिसे जो बोला जाता है यहाँ लो ऑफ यूज एंड डिसयूज। अगर इफेक्ट वाला होगा तो प्रभाव वाला तो मेरे बच्चे पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इस सवाल में जितने लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर अगर बी, तो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर आपके सामने 8। पुरस्कार एवं दंड का नियम क्या कहलाता है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो नियम है वो क्या कहलाएगा? रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो नियम है वो क्या कहलाता है, बताओ। चलो, अब आपने अगर इस सवाल में यहां पर जवाब देना है, तो पुरस्कार और दंड का जो नियम है वो क्या कहलाता है, नंबर 8। तो नंबर 8 देखो, किसी चीज का पुरस्कार कब मिलेगा, जब उसमें क्या हो जाओगे, पास। और किसी चीज का दंड कब मिलेगा, जब उसमें क्या हो जाओगे, फेल। तो इसका मतलब कोई भी चीज ऐसी है उसके किससे पड़ेगा, प्रभाव से। तो इसीलिए मेरे बच्चे जो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, प्रभाव का जो नियम होता है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो कभी भी कोई तुमसे पूछेगा तो याद रखना, जो प्रभाव का नियम होता है उसे आप 2 हिस्सों में परिवर्तित कर देते हैं, बांट देते हैं, जिसे आप बोलते हैं, आपके सामने क्या है, लॉ ऑफ क्या कहलाएगा, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। नेक्स्ट, नया नंबर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत के संबंध में है? तो आपसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी के बारे में कोई पूछ रहा है, क्या होगा, स्टिमुलस लर्निंग थ्योरी के बारे में अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो बताइए सवाल नंबर 9 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका जवाब बताएं जरा। आपने अगर यहां तक पहुंचे इस सवाल तक, तो इसका मतलब अभी 9 में से मुझे लग रहा है आपके 9 के 9 सही होंगे, और 9 के 9 अगर सही है तो सवाल नंबर 9 में आपने दिया ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये कहना चाहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड। अरे गधेड़ो, नालायको, है ना। दीदी तेरा देवर दीवाना, फिर तुमने इस सवाल का लगाया निशाना ऑप्शन नंबर डी। वाह, वाह, वाह। हम सवाल पूछे क्या, 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 तुम सवाल का जवाब दे रहे हो, वाह, वाह, वाह। तुम्हारे कान के नीचे घुमा के लगाऊं, आ, 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 उसके बाद तुम रो, ओ, ओ। अरे गधेड़ो, जब इस सवाल में लिखा है नोट, स्किनर का पेवलो, पेवलो कह रहा है स्टिमुलस वाला, ये बोल रहा है रिस्पॉन्स वाला, ये बोल रहा है सार थ्योरी वाला। कोहलर तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा है जो तुम्हें से तेरी मोहब्बत हो रही है इससे, है? पढ़ने के बाद भी गलत जवाब दे रहे हो। बाकी तूने सवाल भी नहीं पढ़ा, बस थोंडाइक का नाम लगा दिया, पगले एक नंबर के।
मैं खुद घबरा गया, मैं सोचा सारों ने डी दे रखा है, सारे सही होंगे, मेरे को कौन सा पता था तुम क्या कर रहे हो ये। सर जी नोट दिखानी, अरे नोट दिखना चाहिए। अगर तुम्हें नोट नहीं दिखेगा ना मेरे बच्चे, याद रखना, जिसको नोट नहीं दिखेगा उसको ये नोट नहीं दिखेगा। तो सवाल में अगर दिखेगा नोट तो तुम्हें जीवन में मिलेगा ये नोट, और सवाल में अगर तुम्हें नहीं दिखेगा नोट तो याद रखना जीवन में भी तुम्हें नहीं मिलेगा ये नोट। तो इसका मतलब नोट को ध्यान से रखो, जीव सवाल में भी और जेब में भी नोट जरूर ध्यान से रखना है। नोट का कहीं भी कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। डन, चलो आगे बढ़ो। सॉरी नहीं बोलना, बस वीडियो को लाइक करते चलना है। नंबर आपके सामने 10, अधिगम के अनुबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी के जो प्रवर्तक हैं कौन है, बता के ला चुका हूं, बताओ बॉन्ड थ्योरी के बारे में किसने बात करी, बताओ। चलो एक तरफा नोट नहीं देखे तुम, आज तो गजब ही हो गया। तो आपने यहां पर सवाल किया, देखो बॉन्ड थ्योरी मेरे बच्चे सीधी सीधी किसकी है, थॉर्नडाइक की है। मैंने आपको सारी ही बता दी थी कि थॉर्नडाइक है। पेवलोव की जो है वो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। स्किनर की क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है। और इसकी क्या है, इनसाइड थ्योरी है। फिलहाल सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी, ये रहा बिल्कुल सही। यार मेरे सर में दर्द हो रहा मनु, बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा, पता नहीं यार, गैस तो नहीं बननी, सर कुछ खाया नहीं। हाँ कुछ खिला दे यार, क्लास लंबी है। क्या हो गया, अच्छा ये ले। चलो जी नए सवाल पे आओ। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित होता है वो क्या, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो रिएक्शन होता है, विच द ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन, मतलब किस पर आधारित होता है बताइएगा। चलो तो नंबर आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 11, नंबर जो 11 आ रहा है। भाई ये तुम गलत कर रहे हो यार, तुम्हें शर्म ना आ रही, देखो मैं इतने मतलब मेरे सर में दर्द है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ये क्लास लाइक नहीं करी। अगर तुम इस 11 नंबर तक 1111 तुमने लाइक ना करे, 1111 लाइक तो होने ही चाहिए, तीन टपाक डमडम हो या ना हो, पर 1111 लाइक होने चाहिए। नंबर 11 का एक कॉफी पिलवाने दो बड़े, हाँ कर दिए 1111, मात्र 697 लाइक हैं। कोई नहीं, केवीएस का डिस्काउंट कोड चेक कर देना। अब आपने अगर इस सवाल में कोई जवाब दे रहा है नंबर 11 का, तो 11 का जवाब तुमने दिया ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोगों ने 11 का जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस है। अरे पगलो, जलेबी से कौन सा सर में दर्द खत्म होगा मेरे यार, समोसा जलेबी से थोड़ी ना होगा, कोई बंदा ऐसे दवाई दवाई समोसा जलेबी तो क्या होगा। यहाँ एक हिस्से में हो रहा है बस, ये कल भी हो रहा था यार, ये यही होता है ऐसा लगता है। हम्म और ऐसा लगता है हथौड़े से लग रहे हैं। कर दिए कि इन्होंने 1000 लाइक, चलो नहीं करे 820 हुए। चलो नंबर 11 का जितने भी लोगों ने जवाब दिया पोल देना यार एक बार, 11 का पोल, 11 का पोल दे, पोल में जवाब देना एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि फिर समझाना पड़ेगा ना। 11 का पोल में जवाब दो। हम्म चलो तो जितने लोगों ने इस सवाल में जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, ए। तो सवाल नंबर अगर आपने जवाब दे रहे हो ए, तो देख लेते हैं क्या है मेरे बच्चे। देखो लो, पहले तो मेरे बच्चे समझो बात को, हर सवाल ना कॉमन सेंस, कभी कभी जो सवाल आपका बदलता है, और जब आपको सवाल बदलता है तो आपने उसे देखो कि उसमें से कीवर्ड क्या पकड़ना है अपने को, और जो कीवर्ड जो अपने को पकड़ना है ना, उसमें से जो पकड़ना होगा वो कह रहा है क्या, कि द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशन ऑन विच द ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन, या कि अनुक्रिया, इसने जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग दी ना, तो इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग की बजाय इसे ऑपरेंट या फिर क्या है रिस्पॉन्स ही दिया जाएगा, है ना ये वाला वर्ड। तो मेरे बच्चे अगर कोई सक्रिय अनुक्रिया होगा, तो किसी चीज में अगर सक्रिय अनुक्रिया है तो आप एक्टिव हैं, और एक्टिव हैं तो आप इसको कर रहे हैं, और अगर आप उसे कर रहे हैं तो आप तैयार तो पहले ही थे। कॉन्टिग्यूटी की थ्योरी जो है बेटा एडविन गुथरी की है, इस रिजल्ट होता
अरे पगलो, सीधी सी बात है, सवाल का जवाब क्या होगा? अगर आपने कई बार तो देखा है, अगर आप किसी चीज में मेरे बच्चे एक्टिव हो, तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। और जब आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहे होंगे, तो आप इसका मतलब किसी काम को करके देख रहे होंगे, और जब आप करके देख रहे होंगे तो इसका मतलब अभ्यास चल रहा होगा। तो इसलिए 11 का जवाब ऑप्शन नंबर डी था। तुम लोगों ने सबने देखो पोल में क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी बोलो, अपने आप से सॉरी बोलो। कितने, अभी भी कुछ लोग कह रहे नहीं सर ए ही होगा। अब बताना ए ही होगा कि कुछ और होगा? ए ही हो गया, कुछ और हो गया? हम्म। है ना? चलो, थोड़ा सा ध्यान में रखो करो इस बात को। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं 11 के बाद 12। आपको बताना है कि जो लो ऑफ रेडीनेस है वो किस चीज का इंडिकेटर है? तत्परता का जो नियम होता है, तत्परता का जो नियम होता है बेटा, सॉरी बोलने, अरे पगलो भूल गए सारे रूल। इस क्लास में अगर गलती करते हैं तो सॉरी बोलने का मतलब होता है, देखो ज्योति जो लिख रही है सीडीपी बाय रोहित सर, हाँ ये देखो आगे ना सर, तो सॉरी का मतलब ये नहीं होता मेरे बच्चे, है ना? हाँ। और कह रहा है, एक कह रहा है सर जी कि बच्चा अगर एक्टिव है तो रेडी, अरे पगलेटी, एक्टिव होगा इसका मतलब रेडी होगा उसके अंदर, देखो रेडी होना, हाँ जी आ जाओ, और उसके बाद खेल में कूद जाना और इन्वॉल्व होना, तो जो इन्वॉल्व होना है वो एक्टिव है। और जो उसके लिए हाँ भर देना है, जैसे कि जैसे ही मैं गोली की ऐसे आवाज आएगी तो आपको भागना है, तो वो क्या है? रेडी है। लेकिन गोली की आवाज है और खड़ा रहे, तो उसके रेडी होने का क्या मतलब हुआ? एक्टिव तो तब होगा ना कि गोली चलेगी एकदम से रेडी और वो भागेगा, तो इसलिए वहां पर एक्सरसाइज होगा। ठीक, इतने आराम से एग्जाम्पल दिया, बढ़िया बढ़िया। अब आगे देखते हैं कि तत्परता का जो नियम का सूचक है नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 12 का अगर आपने कहा है कि बिल्कुल तत्परता का नियम आगे ना किसका सूचक होगा, कि आप उस कार्य को करने के लिए आगे ना, देखो एक्शन है ना, तो इसका मतलब आपके अंदर एक्शन की क्या है? टेंडेंसी है, तो आप एक्शन को तैयार हो। लेकिन अगर जब आप उसमें एक्टिव जो आएंगे तब उसके साथ आएंगे हमारा क्या है? ऋण। तो सवाल का जो जवाब आपने चुन लिया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्या है? सही है। नंबर 12 के बाद 13 देखेंगे। अध्यापक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे भागों में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? अब मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उनमें पढ़ा रहा हूं उसको हिस्सों में बांटकर, तो जो हिस्सों में बांटना है वो क्या कहलाएगा बताइएगा? सवाल नंबर 13 का जवाब क्या होगा? तो सवाल नंबर 13 पर आपके सामने अगर बात करेंगे, तो यहां पर कहते हैं कि अध्यापक अपने तो मेरे बच्चे हमने कहा था अभी कि जब आपकी, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब एकदम सही दिया, और एकदम सही आप क्या दे रहे हो कि सर जी उसको पार्ट में समझा रहा है, पार्शियल आंशिक क्रियाओं के साथ जा रहा है। तो जवाब ऑप्शन नंबर बी। नंबर 13 के बाद नंबर 14 है। सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं, यह कथन थोंडाइक के किस नियम पर आधारित है? मतलब जो आपकी सफलता है, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, यह जो नियम है किस पर आधारित है बताइए? सवाल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो जवाब है वो क्या होगा? सवाल नंबर 14 जो है उसका जवाब बताइए क्या होगा? हम्म, बहुत बढ़िया। नंबर देखो 14 में आपका जो जवाब आ रहा है, सवाल नंबर 14 का अगर आपने जवाब दिया है, तो 14 में आपने जवाब दिया कि सर जी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो जितने लोगों ने बेटा लो ऑफ इफेक्ट ही तो था। अब देखो कि कहता है सफल होने से, अगर देखो आप सफल हो गए तो इसका मतलब आपका रिजल्ट आ गया, और जो रिजल्ट आ गया तो जो आपने काम किया था उसका इफेक्ट आ गया। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी चुना है वो एकदम क्या है? सही है। तो डी इज द राइट आंसर, नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब। थोंडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? तो जो थोंडाइक है उसका जो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है वो बताना है आपको किसमें है। नंबर 15 का जवाब दीजिएगा क्या होगा? सवाल नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जरा बताइए क्या जवाब होगा जी। हम्म, नंबर आपके सामने 15 है, जवाब देते चलिएगा क्या होगा जी। बताइए क्या जवाब होगा? नहीं तो बेटा कोई भी सवाल रिपीट नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि थ्योरी बड़ी है और तबीयत तुम्हें पता ही है, फिर भी क्लास चल रही है, तो इसका मतलब प्लीज इस पे ध्यान दो।
अब देखो नंबर 15 में अगर जवाब देंगे तो आपने क्या दिया है, ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल, क्योंकि अभ्यास और पुनरावृत्ति जो आप कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर जो आ रहा है, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन है, उसी का काम पर ये बता रहा है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह कौन सा नियम है। मतलब जिस कार्य को आप करना चाहते हैं और जिस कार्य को करने के बाद आपको संतुष्टि, रिलैक्स, सेटिस्फेक्शन होता है, तो उसे सीख लिया जाना आपके किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला कि वो मनोवृत्ति का सिद्धांत कहलाएगा, दूसरा वो अभ्यास का सिद्धांत कहलाएगा, तीसरा तत्परता का सिद्धांत कहलाएगा, चौथा प्रभाव का सिद्धांत। तो नंबर 16 जैसे ही आपके सामने आएगा तो मेरे बच्चे आप किसी भी चीज के सेटिस्फाई तब होते हैं जब उसका रिजल्ट आ जाता है, और जब रिजल्ट आ जाता है उसका परिणाम आ जाता है, और जब परिणाम आ जाता है उसे लॉ ऑफ क्या बोला जाता है, इफेक्ट बोला जाता है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने चुना है वो एकदम क्या है, बढ़िया। नया नंबर देखेंगे 17 नंबर। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति ही जाए तो अंतोगत अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाती है, क्या कहलाता है। इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंडीशनिंग इफ द कंडीशन इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंट रिपीटेडली द अल्टीमेटली द कंडीशन रिस्पॉन्स स्टॉप विच इज कॉल्ड। देखो ऐसा है कि अगर नंबर 17 को आप समझेंगे तो 17 कहना चाहता है कि आपने अगर कोई काम कंडीशनिंग सिखाई और उस काम को आप बार बार दे नहीं रहे जिस टाइम पर वो होना चाहिए था, तो इसका मतलब सामने वाले से उसका इंटरेस्ट हट जाएगा, और इंटरेस्ट हट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 17 नंबर जो हमसे कहना चाहता है कि अनुबंधन बच्चे ने सीख लिया, लेकिन बार बार जब आप वो कंडीशनिंग दे रहे हैं वो कंडीशनिंग उस टाइम पे नहीं मिल रही। जैसे कुत्ते को जब खाना देने की प्रवृत्ति 2 मिनट बाद आना था, तो खाना अगली बार घंटी बजने के बाद नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया। तो इसका मतलब अब जब घंटी बज रही थी बार बार खाना नहीं आया, तो कुत्ते को ये पता चल गया कि खाना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी अनुक्रिया क्या हो गई, बंद हो गई। और जो बंद होना होता है उसको क्या बोला जाता है, विलोप बोला जाता है, एक्सटिंक्शन बोला जाता है। कि इसका मतलब अब अगर घंटी भी बजेगी तो वो कुत्ता दोबारा से नहीं आएगा, या वो रिस्पॉन्स दोबारा से क्रिएट नहीं होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है वो एकदम बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखते हैं नया नंबर आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है आपसे 17 के बाद 18। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब डैश होगी तभी अधिगम होगा, बताइए। चलिए आपने अगर इस सवाल के जवाब का दे दिया है टाइम, या टाइम से दे दिया है जवाब, तो आपने कहा सर 18 का जवाब डी लगाइएगा। बहुत बढ़िया, पोल देना भाई एक बार इसको। 18 का जो जवाब है वो आप लोगों ने डी दिया है, देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ठीक है भाई। कल की मैराथन जो नंबर 7 है वो रोकी जाएगी, और कल मैराथन नंबर 7 इसलिए रोकी जाएगी क्योंकि कल रात को तुम्हारे जीवन में एक आतंक आएगा, और वो आतंक ये आएगा कि जो मैंने अभी तक 6×3 = 18, 6×3 = 18, 3×6 = 18, तो जो मैं आपको रीट के 18 टॉपिक पढ़ा चुका हूं, कल उन 18 टॉपिक का टेस्ट होगा। क्या होगा भैया, टेस्ट होगा। तो इस बात को याद रखना। नंबर अगले वाला लग गया होगा मुझे लग रहा है क्लास, तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाए, है ना। तो हम कल आपसे जब मिलेंगे तो भयंकर 18 टॉपिक के टेस्ट के साथ मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी भाई, सर टाइम बढ़ा दो प्लीज, सर केवीएस पार्टी डिस्काउंट कोड कब तक वैलिड है। कुंजन बेटा अभी तो है वैलिड, ठीक है। रेडी भाई, क्या बोलते हो, कैसा रहे। अब यार मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, तुम पढ़े जा रहे हो, जब मुझे यही ना पता चले टेस्ट में क्या तुमने कितना रखा है, तो इसका मतलब कल अपन लेंगे क्या है, टेस्ट लेंगे। 18 टॉपिक का टेस्ट होगा, है ना। थोड़ा साइड दीजिए, ऑप्शन देखना है। ले मेरे बच्चे साइड हो गया, साइड प्लीज ले ले, कल टेस्ट होगा। लेकिन नंबर आपके सामने 18 है, सवाल नंबर 18, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, और 18 का जो जवाब होगा भैया ऐसा है। इसका मतलब जीवन में अधिगम तभी होगा जब आपके सामने क्या होगा, किसी चीज में क्या मिलेगा। अगर हमारा जो है भाई, हमारी जो थ्योरी है
नजदीक है, सुखद है। मतलब जब आपका अनुक्रिया जब क्या होगी, सुखद होगी, तभी क्या होगा, अधिगम होगा। तो इसका अंतर प्लेजेंट जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसकी जानकारी रोज रोज मिल रही है या उसके साथ हमारे साथ ये हो रहा है कि भाई हाँ पढ़ा और समझ में आया, तो एक अंदर से सुकून मिल रहा है। तो जो सुकून है वो यही कहलाएगा। ठीक है जी। नंबर आता है आपके सामने 18 के बाद 19। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? जो बच्चे स्लोली स्लोली सीखते हैं, तो स्लोली स्लोली सीखने वाले बच्चों के लिए जो आपके सामने वो सिद्धांत आता है वो कौन सा आता है? तो मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जब भी टेस्ट यही होगा, तो जब भी आप बात करेंगे तो जो बच्चा धीरे धीरे स्लोली स्लोली सीखता है, स्लोली 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 अगर वो सीखेगा, तो मेरे बच्चे याद रखना, नो कह रहा थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, थोड़ा थोंडाइक से याद रखना, थोड़ा 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 थोड़ा। तो मेरे बच्चे याद रखना, इसी को क्या बोला जाएगा, थोंडाइक का सिद्धांत। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ए लिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। 19 के बाद नंबर 20। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? मतलब एक अध्यापक के रूप में आप किस सिद्धांत को नहीं अपनाना चाहेंगे या नहीं अपनाना पसंद करेंगे, बताएं। बताओ जरा। हम्म। तो 20 का जो जवाब आप दे रहे हो, 20 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने, क्या है, डी। तो जितने लोगों ने मेरे बच्चे पार्शियल एक्शन कराएंगे, रेडीनेस कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, लोफ क्या है, अब देखो प्रबोलन मतलब तुम्हें ना लालच नहीं देना, और लालच नहीं देना तो इसलिए देखो मैं बोली आज ना, क्योंकि मेरा अभी सर ना एकदम यार बिल्कुल बहुत गंदे वाला फट जा रहा है, और ये वैसा नहीं बीमार नहीं हूं, बट अंदर से कुछ हथौड़े टाइप से लग रहे हैं यार। तो अब ना वीडियो को लाइक कर देना। अब इसके बाद जो देखो अपना ना कुछ अभी वो रह गई हैं आपके सामने, सिगमेंड फ्रॉइड का, गुथरी का, ये सिद्धांत मैं कराऊंगा, ये मैं फिर अगली क्लास में करा दूंगा या बीच में करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं यार आज का। कल जो टेस्ट होगा वो शाम को 7 बजे होगा। टेस्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है तो तैयार होके आना। अभी तक पहले बता देता हूँ, जितनी भी मैंने पिछली 5 थ्योरी कराई हैं, उन 5 थ्योरी का जो टेस्ट होगा उसे आपको करके आना। और एक चीज और बता देता हूँ आपके सामने, कि उन 5 जो मैं पढ़ाया है टेस्ट भी उसी में से लेके चलेंगे। ठीक है, जितने बच्चों को बेटा पार्शियल का सीखना है कि आंशिक क्या होता है, तो टुकड़ों में बच्चों को सिखाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। मुलाकात करेंगे आपसे, माइग्रेन का है कि पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, बट दर्द है। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार, ध्यान रखें, खुश रहे, टेक केयर।